हेलो हेलो, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आओ बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं क्या, मोशन इन प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, वेक्टर, जो कि मैथ का टॉपिक है लेकिन फिजिक्स में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है, इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे वेक्टर को। ठीक है, क्या होता है वेक्टर, क्यों हम पढ़ते हैं वेक्टर, क्या वेक्टर के लॉ होते हैं, कौन सी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर होती हैं, कौन सी क्वांटिटी है जो स्केलर होती है, वेक्टर हमें क्यों जरूरत पड़ता है। ठीक है, ये सब कुछ चीजों पे हम बात करेंगे। वेक्टर क्या क्या हमें इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे, स्केलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे, फिर उसके बाद इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, सबसेक्शन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ 2D 3D सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप सब खुश होंगे, एंजॉय करते होंगे और फेस्टिवल को अच्छे से मनाते होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्केलर एंड वेक्टर, देखिए कोई भी क्वांटिटी या तो वो स्केलर होगी या तो वो वेक्टर होगी आपके हिसाब से। अभी के 11th के स्टैंडर्ड, 11 12th के स्टैंडर्ड में, हालांकि एक टेंसर भी आता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, तो हमारे हिसाब से स्केलर एंड वेक्टर की हम बात करेंगे। ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कितने टाइप में, दो टाइप में। कौन कौन सी, एक स्केलर होगी और दूसरी कौन सी होगी, वेक्टर होगी। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है समझेंगे। देखो, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्शन, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो एक के पास सर डायरेक्शन होता है, एक के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो किसके पास डायरेक्शन होता है, किसके पास नहीं होता है, डायरेक्शन होने से क्या अंतर आता है, ये सब हम चीजें देखेंगे। आइए देखते हैं। स्केलर, जब फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर। देखो, ऐसे क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन न हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन न हो, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इसका दूसरा भी आप लिख सकते हैं, स्केलर quantity which has depend on only magnitude। किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। या किसकी बात करता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है। जैसे कि एग्जांपल में मास, जैसे आपका वेट, आपका मास, मान लीजिए किसी का मास है 60 केजी, 60 केजी, तो क्या वो नॉर्थ की तरफ जाने पर मास में कुछ बदलाव आएगा, या मास जो होता है किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आपका मास कांस्टेंट होगा। उसी तरह लेंथ एक, आपको लगेगा कि लेंथ जो है वेक्टर है, लेंथ में भी कोई डायरेक्शन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेंथ क्या होती है, लेंथ स्केलर क्वांटिटी हो। उसी तरह टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर का भी आप देख लो, समझ लो। देखिए, एक बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है, तो बॉडी के होल बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है। फिजिक्स के हिसाब से होल बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है। ये नहीं कि यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का टेम्परेचर कुछ और, यहाँ का कुछ और। ठीक है, जो टेम्परेचर यहाँ उस टेम्परेचर यहाँ, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाओ टेम्परेचर सेम होता है। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर है। और ये आप थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो थर्ड जो है 0th क्लास से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन से क्वांटिटी होती है। देखो, स्केलर में कौन कौन से क्वांटिटी होती है, तो हमने बात की किसकी, हमने बात की मास की, हमने किसकी बात की, मास की, हमने बात की किसकी, लेंथ की, हमने किसकी बात की, टेम्परेचर की, हमने किसकी बात की, टेम्परेचर की। और क्या हो सकता है, और भी बताओ। हम बात करेंगे डिस्टेंस की, किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की। डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, सबका सम। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्थ गए तो अलग डायरेक्शन में गए, साउथ गए तो अलग डायरेक्शन में, डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। उसी तरह और कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? स्पीड। स्पीड भी आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड भी आपकी क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होती है। उसी तरह आप और क्या ले सकते हैं? और क्या ले सकते हैं? वर्क। वर्क भी क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी में आता है। ठीक है। और क्या चीजें हो सकती हैं? किसी को और कोई आइडिया है तो बताओ। किसी को और आइडिया है तो बताओ। डेंसिटी ले लो। डेंसिटी। डेंसिटी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पेसिफिक हीट ले सकते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट, देखो एक होता है हीट, एक होता है हीट, और पर यूनिट की बात हो, पर केजी की बात हो तो वो हो जाता है स्पेसिफिक हीट। मतलब हीट जो है एक क्वांटिटी है, लेकिन हीट में अगर हम क्या करते हैं, मास से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसमें से हीट निकल रहा है, या हीट जो है, हीट एक्चुअली में एनर्जी नहीं होता है, हीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट क्या होती है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए दो कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक वर्क के फॉर्म में और एक हीट के फॉर्म में। जस्ट लाइक आप किसी को धक्का दिए तो आपने क्या किया? वर्क किया। तो ये आपकी बॉडी से एनर्जी किसी को दूसरी बॉडी में गई, तो वो क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसफर किसके? वर्क के फॉर्म में। उसी तरह आप जो है आग जला के क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। तो आग से जो बनने वाली एनर्जी है वो किस में ट्रांसफर हो रही है? आग से या लकड़ी से, या फिर आग से किस में ट्रांसफर हो रही है? पानी में। तो वो कैसे हो रही है? टू द हीट फॉर्म। किस फॉर्म में हो रही है? हीट फॉर्म में हो रही है। तो हीट और वर्क क्या है? एनर्जी नहीं है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। ये जब आप हीट एंड वर्क हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो ये सब क्या है? स्केलर के एग्जाम्पल है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी होती है। डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मास, ये सब स्केलर क्वांटिटी। और भी ढेर सारी क्वांटिटी है। ठीक है। जितनी क्वांटिटी आती जाएंगी, हम पढ़ते जाएंगे, उतनी क्वांटिटी के हम डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। A scalar may be positive or negative. Scalar can be added, subtract, multiply, multiple or divide to rule of ordinary algebra. देखो कहने का मतलब है स्केलर निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है। ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव स्केलर कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्ट किसके? जब दो आप अलजेब्रा अभी तक पढ़ते आए हैं, रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जस्ट लाइक 10 + 2, 10 + 2 जैसे आपने किया तो क्या आ जाएगा? 12 आ गया आपका। यही है ऑर्डिनरी अलजेब्रा। इस तरह आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को सम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर। इसमें है पहले से 5 kg। क्या है? 5 kg राइस रखा हुआ है। 5 kg राइस रखा है। ठीक है। इस 5 kg राइस में आपने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? आओ एक नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर है 5 kg राइस। अब इसमें सर क्या डाल दिया आपने? 10 kg राइस को ऐड कर दिया। तब टोटल राइस कितना हो जाएगा? m टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 पहले से था, 10 जो है आपने और डाल दिया तो कितना हो जाएगा? 15 kg। तो डायरेक्ट आपने सम कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या कोई डायरेक्शन की बात हुई कि किस डायरेक्शन से आप चावल डाल रहे हैं? ऐसी कोई बात हुई क्या? नहीं हुई। उसी तरह आप टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब उसको आपने हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट। किसके थ्रू?
मोमबत्ती के थ्रू, ठीक है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इस पे आप हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट, जिसका इसका टेम्परेचर पहले इनिशियल कितना था 25 डिग्री था, अब ये बढ़ के कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो ये बात हुई क्या कि यहाँ से आग दिया तो 100 इधर से जाएगा, इधर से जाएंगे तो अलग जाएगा, नहीं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, आपने 50 टू 25 से 100 गया तो 7 कितना का ऐड किया, कितना टेम्परेचर आपने डिफरेंस कर दिया 75 का, ठीक है। तो ये सब चीजें डायरेक्ट सम की जा सकती हैं, मतलब जो अलजेब्रिक सम को, जो भी अलजेब्रिक सम को फॉलो करेंगे, जो भी क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम को, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी अलजेब्रिक सम को फॉलो करेंगी वो सब स्केलर कहलाएंगी। समझ में आया बात, नहीं तो वो क्या कहलाएंगी, अगर वो अलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं करेंगी तो वो वेक्टर कहलाएंगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्केलर का। हाँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्केलर वेक्टर में सेंस भी क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर, हाउएवर द मल्टीपल एंड डिवाइड कैन बी परफॉर्म विद द डिफरेंट क्वांटिटी। इसका मल्टीपल जो है थोड़े से अलग तरीके से होता है, स्केलर मल्टीपल एंड वेक्टर मल्टीपल सब कुछ जो है अलजेब्रिक ही फॉर्म में करेगा। अगर स्केलर क्वांटिटी है, अभी तक जैसे भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप 1 से 10 तक करते आ रहे हैं वो सारे रूल को फॉलो करेगा स्केलर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे। देखिए हमने पढ़ा कौन सी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, एक है पढ़ा स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर की हमने डिटेल एनालिसिस कर ली, अब हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, देखो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, वो सारी के सारी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। इसकी अदर डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी मैं इसको यूज कर, अ फिजिकल क्वांटिटी which has both which has depend on which has depend on magnitude and direction and as well as direction, ठीक है। किसके किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दोनों बातों पर निर्भर करती हो, किसकी, मैग्नीट्यूड पर भी और डायरेक्शन पर भी। और इसमें क्या लिख सकते हैं, ये वेक्टर के लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करेंगे। क्या कहो, फॉलो, क्या लिखेंगे कि फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एंड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर। क्या, लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करेंगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पास डायरेक्शन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर हो, जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं होता है। उसको लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करना चाहिए। मेरी बात एकदम क्लियर समझिए कि ऐसी बहुत सी क्वांटिटी आपको मिलेंगी जिसके पास डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, बट वो वेक्टर नहीं होंगी,
नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर को, किसको? लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर के जो नियम है वो उनको फॉलो नहीं करता। जैसे कि करंट, जैसे कि करंट के पास डायरेक्शन होती है और अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो टेंसर क्वांटिटी है। क्या है वो हम आगे के सिलेबस में बात करेंगे। लेकिन ऐसे वेक्टर के नियम हमेशा याद रखो। देखो, सबसे पहली बात, उसके बाद मैग्नीट्यूड होगा, उसके बाद डायरेक्शन होगा, और थर्ड और इंपॉर्टेंट बात कि वो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करेगा। अब लॉ ऑफ वेक्टर क्या है? लॉ ऑफ वेक्टर जैसे वेक्टर के एडिशन, वेक्टर के सबट्रैक्शन, वेक्टर के मल्टीपल, इन वेक्टर के यही लॉ हैं, ठीक है। और भी 2-4 लॉ हैं, तो इन सारे लॉ को फॉलो करेगा, वही क्वांटिटी को हम वेक्टर के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं हमारे पास, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क। आइए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। क्या? एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। वेलोसिटी, देखो, एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी। इस वेलोसिटी में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आप जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसके साथ साथ कहेंगे, मान लो कि वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें ये भी बताएंगे कि नॉर्थ, साउथ या किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये भी हम बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन यही अगर स्पीड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? स्पीड की बात, तो कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। लेकिन वेक्टर की जब बात करेंगे, वेलोसिटी की जब बात करेंगे, तो डायरेक्शन कंपलसरी होगा, ठीक है। उसी तरह आता है एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। सेम, फोर्स आप सभी जानते हैं। टॉर्क आप नहीं जानते तो ये जान लीजिए, जैसे कि आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं, तो बोतल के ढक्कन खोलने के लिए आपको जो फिजिकल क्वांटिटी नीड होती है वो है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला कैसे आता है? टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, और टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस डी होता है। एफ क्या होता है? फोर्स। और मान लो कि ये बोतल का ढक्कन है, इसको आप खोलना चाह रहे हैं, तो एक फोर्स इधर लगाएंगे, एक फोर्स इधर लगाएंगे। दोनों फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कि डी है, तो जो टॉर्क होगा एफ क्रॉस डी होगा। हम जब सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो डीपली रोटेशनल मोशन में हम क्या करेंगे? टॉर्क को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मोमेंटम है। मोमेंटम लिख लीजिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेटा होता है कि एक्चुअली में जब न्यूटन लॉ पढ़ेंगे, रियल में फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे न्यूटन लॉ में, तो देखेंगे कि चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द फोर्स। फोर्स रियल में क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हमें फोर्स लिखना हो तो फोर्स क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। इसको किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। किसे? P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और P इज इक्वल टू होता है F इंटू में T, ठीक। ये तो इसकी भी हम डिटेल एनालिसिस जब एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो डिटेल में इसकी बात करेंगे। हम आपको ओवरव्यू देते चल रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सब क्या है? ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? आइए अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है।
अ वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय द, अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है हम ये देखेंगे। देखिए अ वेक्टर को हम हमेशा बोल्ड फेस में, मतलब बड़े अक्षरों में रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी अगर क्वांटिटी वेक्टर है, जैसे कि पावर जो है, या फिर आप समझ जाइए कोई भी, जैसे कि वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो v लिखेंगे वो उसको कैपिटल में लिखेंगे, बोल्ड अक्षर में लिखेंगे, ठीक है। ठीक, राइटिंग इज द डिफिकल्ट रिड्यूस द बोल्ड फेस टाइप, देयरफॉर अगर किसी को बोल्ड फेस लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप उसके ऊपर क्या लगा दें, उसके ऊपर एक एरो का साइन लगा दें, एरो का साइन लगा दें। देखिए ये है बोल्ड फेस, ठीक है। अब आप ये चीज कॉपी में अपने नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कॉपी में क्या करते हैं, हम एरो लगाते हैं। वेक्टर को लिखने के दो तरीके हैं, या तो बोल्ड फेस कर दो जस्ट लाइक एक वेक्टर मैंने लिखा क्या हाइलाइटर से, ये है वेक्टर, समझ में आई बात। और एक लिखा कि नहीं मेरे पास तो पेन है मैं इससे लिखूंगा, तो भाई बोल्ड नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं ऐसा लिख दूंगा। ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। या तो बोल्ड फेस, ये क्या है, ये बोल्ड फेस है, बोल्ड फेस में लिखा हुआ, और ये क्या है विथ एरो, विथ एरो के साथ। अगर आप बोल्ड फेस जैसे कि आप कॉपी और पेन से लिख रहे हैं तो आप बोल्ड फेस लिखने में कई बार आपको पेन खींचना पड़ेगा, उससे बढ़िया है आप एरो को ऊपर से डिनोट कर दे, जिससे ये वेक्टर को डिनोट करता है। तो वेक्टर के रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके हैं, बहुत जरूरी है। अगर आप रिटन एग्जाम देंगे और वेक्टर को सही से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप एरो नहीं लगाएंगे या बोल्ड फेस नहीं देंगे, तो आपके एग्जामिनर जो है मार्क्स काट लेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दें, ये हल्के में ना ले। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट बाय द लाइट फेस। अच्छा, जो वेक्टर है उसको बोल्ड फेस में और उसी के मैग्नीट्यूड को लाइट फेस में लिखते हैं, मतलब इस ऐसे लिखते हैं। और इसके और क्या तरीका है, और लिखने का तरीका है कि सर इसको ऐसे लिख दो, मोड के अंदर लिख दें, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। यहाँ देखिए ये और ये दोनों क्या है, वे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। किसको किसको, ये और ये क्या कर रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर हो गया। जैसे कि अगर वेक्टर वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्पीड है। क्योंकि स्पीड भी क्या है, सेम ही चीज होती है, दोनों का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है। वेक्टर का जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड की भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। स्पीड किसकी बात करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है। और वेलोसिटी किसकी बात करता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात करता है। तो अगर हम डायरेक्शन को हटा दे तो सिर्फ क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड। तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वही क्या है, स्पीड हो जाता है। ठीक, अब आइए हम कुछ बात करेंगे कुछ वेक्टरों की, जैसे कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम आज पढ़ेंगे सिर्फ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन, देखिए मान लीजिए एक बात बताते हैं, पोजीशन की क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे एक आदमी है, यहाँ एक आदमी है, ठीक है, और ये इस वस्तु को वो देख रहा है, ये मान लो ए है, और एक यहाँ आदमी है, ये भाई साहब ये वस्तु को देख रहे हैं। तो इससे आप पूछोगे कि वस्तु कहाँ है, तो ये कहेगा इधर, ये कहेगा उधर, ये कहेगा यहाँ कोई है तो ये भी कहेगा उधर। तो ये इधर उधर जो है रोबोटिक्स या मैथ में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अगर मशीन की बात करेंगे तो मशीन को चाहिए परफेक्ट जगह, ऐसा कोई सिस्टम बनाओ जो आप जैसे ही चीज़ों को उसमें डालो, उसकी पोजीशन को डालो और वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाए। यानी कि अगर मैं x और y डाल दूँ, क्या डाल दूँ, x और y, और इससे जब बता दूँ कि ये y से इतनी दूरी पर है, x से इतनी दूरी पर है, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम वेक्टर फॉर्म में, ये x और y क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। इसका वेक्टर में कैसे देखते हैं, ठीक है। देखिए
To describe the motion of the object in a plane, its the position with respect to origin can be chosen conventionally. देखिए यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम दिख रहा सभी को, ठीक। इसका हम पोजीशन वेक्टर का डायग्राम हम बनाते हैं, आइए देखते हैं। पोजीशन वेक्टर, जब तक एक चीज को पढ़ो जब तक सीख ना जाओ, ठीक है। टेंशन मत लो, एक एक चीज आपको आएगा, ठीक है। एक एक चीज आपको आएगा, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सबका एनालिसिस करेंगे। पोजीशन वेक्टर, देखिए किसी वस्तु की ओरिजिन से दूरी, ये है, मान लो यहाँ पर वस्तु, क्या है, वस्तु, और ये है एक्स वाई प्लेन, ठीक, और ये है आर। तो ये इसकी किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन के साथ लिखना इस आर को, यही इसका पोजीशन कहलाता है, यही इसका पोजीशन कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर वेक्टर के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर के फॉर्म में। और इसका क्या लिख सकते हैं, अगर ये एक्स वाई जेड तीनों में है, ये एक्स वाई जेड तीनों में, रुके 3D बना के हम दिखाते हैं आपको। पोजीशन वेक्टर को इन 3D देख लेते हैं, या सबसे पहले और 2D देखते हैं। पोजीशन वेक्टर सबसे पहला देख लेते हैं इन 2D। तो एक्स वाई प्लेन है, सिर्फ क्या है, एक्स एंड वाई प्लेन, यहाँ पे आर है, ये आर एक वेक्टर है, मान लो ये पी है, पी का पोजीशन वेक्टर हमें, पी की पोजीशन हमें वेक्टर फॉर्म में लिखनी है, तो ये क्या लिखेंगे, ये ओरिजिन होगा, ये इसके रेफरेंस लाइन है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। कैसे लिखेंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो है इस x की डायरेक्शन में आई कैप होता है, x की डायरेक्शन में आई कैप होता है, और जो जे कैप है वो y की डायरेक्शन में होता है। और ये आई कैप और जे कैप, कैप क्यों लग रहा है, ये यूनिट वेक्टर का साइन है। इसके बाद ही हम जस्ट पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि आपको क्लियरली जो है समझ आ जाएगा कि ये कैप क्यों लगा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम 3D की बात करें, क्या बात करें 3D की, तो ये x, ये y और ये z है। मान लो एक वेक्टर है, a वेक्टर है, क्या है, a वेक्टर, तीनों में देखो, जैसे कि आप अपने रूम में खड़े होंगे तो एक डायरेक्शन में x, ये वाला ऊपर वाला y और ये सामने वाला z, ये x, ये ऊपर y और ये z, ठीक। अब ये यहाँ पर एक कोई वेक्टर है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो x से भी उसकी दूरी होगी, y से भी दूरी होगी और z से भी दूरी होगी। तो तीनों को अगर हम लिखना हो a वेक्टर को, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर a इजकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। तो ये है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। आइए कुछ इसकी थ्योरी को पे डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। देखो, द पॉइंट ओ, ओपी इज पॉइंट ओ, जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां से वेक्टर, ये देखिए दिख रहा है सबको डायग्राम, जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ये इसका टेल होगा, और जो पी है वो इसका हेड होगा, ठीक है। वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, देखिए ये अगर मैं ऐसे लिखूं वेक्टर, ये ओ है और ये पी है, तो ये जो होगा ओ, ये इसका टेल होगा, ये क्या होगा, टेल होगा, और ये जो होगा पी, ये इसका हेड होगा, ये क्या होगा, हेड होगा, ठीक है। पी इज कॉल्ड द हेड ऑफ वेक्टर। और ओपी को, जो ये ओ से पी ये जो वेक्टर लिखे हैं, इसी को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इसी को आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड क्या क्या इंफॉर्मेशन, गिव द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। इट गिव द डायरेक्शन, और क्या देगा, डायरेक्शन भी बताएगा और दूरी भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताता है और दूरी भी बताता है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से
किस डायरेक्शन में है वो भी बताएगा, और कितनी दूरी पर है वो भी बात करेगा। ठीक है, वो भी बात करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आर वेक्टर था, तो ये जो ओ है, ये ओ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेल है। क्या है, टेल। और ये जो पी है ये हमारा क्या है, हेड है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। ओ जो होता है ओरिजिन, मतलब टेल जो होता है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और हेड जो है कहाँ पर, एग्जिट पे जाके खत्म होगा जहाँ तक वो वेक्टर गया है। जस्ट लाइक ये। तो इसमें ए वेक्टर ऐसे लिखेंगे, तो ये ए वेक्टर का टेल है और ये ए वेक्टर का हेड है। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, किसी भी पॉइंट को हम डिनोट करना वेक्टर के फॉर्म में, वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, कितने एंगल पे है, और उसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चले, मान लीजिए एक पोजीशन वेक्टर है आर। क्या है, आर एक वेक्टर है जिसको आप लिख सकते हैं आर एक्स आई कैप आर वाई। बेटा आई कैप जे कैप देख के डरना नहीं है, ये यूनिट वेक्टर हैं और कुछ भी नहीं, इनकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और हम इस पे बहुत डिटेल में एनालिसिस में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आर वेक्टर, ये क्या हो गया, आर वेक्टर। सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? देखिए ये है आर वेक्टर आपका, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन, और ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, अब इसको हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ सारे कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो। तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना कैसे निकालेंगे कि उसके सारे कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे। अगर यही ए वेक्टर होता तो क्या लिख देते हैं, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जस्ट लाइक एक वेक्टर है, मान लो एक बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 10 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है, क्या, 10 आई कैप 6 जे कैप 8 के कैप। मतलब अगर इसको इसका रियल मीनिंग समझना है तो मान लो हमने क्या बनाया, हमने एक्स वाई जेड बना लिया। हम क्या बनाएंगे, इसका एक्स वाई जेड फ्रेम पे लेंगे, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक, कौन सा, बी वेक्टर हमारा, जिसका एक्स कंपोनेंट मतलब इसका जो ये वाला भाग है यहाँ से यहाँ तक इस वाला ये 10 है, और जो जे कह रहा है वो ये वाई पे है, ये यहाँ से यहाँ, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ये 6 है, और इसका जब जेड पे प्रोजेक्शन आएगा, मान लो यहाँ तक आ रहा है तो ये 8 है। समझ में आई बात, कि ये वाला 10 एक्स वाला, ये वाई वाला और ये जेड वाला, तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। तो आई कैप एक्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे कैप वाई की डायरेक्शन को, और के कैप जेड की डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब इसकी हम मैग्नीट्यूड की बात करें, हम क्या करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी सिखाया, कैसे करेंगे कि सर बी एक्स का स्क्वायर ले लेंगे एंड बी वाई का भी स्क्वायर ले लेंगे एंड बी जेड का भी स्क्वायर ले लेंगे। देखिए कैसे, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ये 100, ये 64, और ये कितना होता है 8 का स्क्वायर 81, सबका सम कर दो कितना आ जाएगा वैल्यू, सॉरी ये 8 का स्क्वायर, ओहो गड़बड़ हो गया, मैंने गड़बड़ लिख दी। आ जाइए यहाँ देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और ये 64, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 200, अंडर रूट ऑफ 200, जिसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 10√2। तो जो आपका बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो 10√2 आएगा। आई होप
आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर और वेक्टर के और भी ढेर सारे टाइप के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इक्वालिटी वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर कहते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। कोलिनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।